गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 1 मनोविज्ञान एक विज्ञान के विषय में समझाने जा रही हूँ। इसमें स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 1 मनोविज्ञान एक विज्ञान के विषय में समझाने जा रही है। इसमें अपने सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, जिसमें है बोधात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक अभिगम की चर्चा कीजिए। तो अपने इसमें क्या आएंगे, मनोविज्ञान के अभिगम आएंगे। सबसे पहले अपने मनोविज्ञान के अभिगम के विषय में जानेंगे। तो अब मनोविज्ञान के अभिगम 6 अभिगम है, ठीक है। 6 अभिगम में सबसे पहला है जैवीय अभिगम, व्यवहारिक अभिगम, बोधात्मक अभिगम, मनोज्ञानात्मक अभिगम, मानववादी अभिगम और सामाजिक अभिगम। तो इसमें अपने बोधात्मक अभिगम और सामाजिक अभिगम के विषय में समझेंगे। पर इसके अलावा मैं आपको बाकी अभिगम के विषय में भी शॉर्ट में समझा दे रही हूँ। तो सबसे पहले अपना अभिगम कौन सा है, जैवीय अभिगम। जैवीय अभिगम यानी हमको जो जैव में यानी जीवन में, नहीं तो रंगसूत्र वारसों से जो अपने को मिलता है, जैसे रंगसूत्र मिलते हैं, जनिन तत्व मिलते हैं, वारसे से जो हमको बीमारियां नहीं तो जो भी गुण मिलते हैं वो जैवीय अभिगम में आते हैं। पर जैवीय अभिगम को अर्थशास्त्रीय नहीं तो मनोवैज्ञानिक ने इसकी क्या की है, टीका की है, इसको ना समझाया यानी उसका फेवर नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्या करता है, व्यक्ति के अध्ययन का विज्ञान करता है। और ये रंगसूत्र जनिन तत्व क्या होते हैं, वारसे में मिले होते हैं, इसलिए इसकी टीका की है, नहीं तो इसकी अवगणना की है। इसके बाद आता है व्यवहारिक अभिगम। व्यवहारिक अभिगम के में अपने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि एक उद्दीपक होता है, उसके प्रति हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको आगे के एग्जाम्पल समझाया था, जैसे सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणों के सामने अपने देखते हैं तो अपनी आंखें बंद हो जाती है। तो सूर्य की किरणें क्या हुई, उद्दीपक हुई, और जो अपने आंखें बंद करते हैं वो क्या हुआ, प्रतिक्रिया हुई। तो उद्दीपक को देख के जो प्रतिक्रिया होती है वो व्यवहारिक अभिगम में आता है। जैसे हम लोग का चलना, बोलना, बैठना, तो जो भी हम बिहेव करते हैं तो जिसके कारण करते हैं वो उद्दीपक होता है, जो प्रतिक्रिया करते हैं वो, तो वो सब किस में आता है, मनोवैज्ञानिक अभिगम में आता है। बोधात्मक अभिगम, बोधात्मक अभिगम के बारे में डिटेल में आगे के चैप्टर में यानी आगे समझाती हूँ, आगे के टॉपिक में समझाती हूँ। इसके बाद लेते हैं मनोज्ञानात्मक अभिगम। मनोज्ञानात्मक अभिगम में क्या होता है, अज्ञात पहलुओं पर जोर दिया जाता है। अज्ञात पहलुओं पर जोर दिया जाता है, जिसमें ईड, ईगो और सुपर ईगो, इन सब बातों का समावेश होता है। ईड, ईगो, सुपर ईगो में कैसा होता है, जैसे हमको अपने पेरेंट्स के द्वारा नहीं तो स्कूलों के द्वारा कुछ संस्कार दिए जाते हैं, नहीं तो कुछ बातें सिखाई देती हैं। सपोज फॉर उदाहरण के, जैसे रोड पर एक मोबाइल पड़ा है तो अपने दिमाग में पहले क्या आता है कि वो मोबाइल को उठा लें, फिर अपने को समझ में आता है कि नहीं ये गलत है, फिर वो अपने जैसे संस्कार होते हैं तो हम उसको नहीं उठाते। तो जो हमारे अज्ञात पहलू होते हैं जो गलत होते हैं उस बात को रोकते हैं, तो हम उसको बढ़ावा देते हैं यानी रोकते हैं, नहीं तो बढ़ते हैं। वो मनोवैज्ञानिक यानी जैसे ईगो में आता है कि हाँ इसको ले लेना चाहिए, ईड में आना चाहिए कि हाँ ये वस्तु पड़ी है, ईगो में आता है गलत की तरफ बढ़ते हैं यानी ये फ़ोन हमको ले लेना चाहिए। पर सुपर ईगो में क्या आता है, जो हमको सिखाया जाता है वो जोर करते हैं और हमको वो वस्तु लेनी नहीं चाहिए। जो अज्ञात पहलू होते हैं उस पर जोर दिया जाता है मनोज्ञानात्मक अभिगम में। मानववादी अभिगम, मानववादी अभिगम में व्यक्ति कैसा होता है, आशावादी होता है, हकामत होता है। यानी बच्चे कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे पढ़ाई में मेहनत करते हैं तो उनके दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता कि हम लोग फेल होंगे। अगर नहीं लिख के आएगा तो होगा, पर जैसे वो अगर वो लिख के आते तो ये विचारते कि हाँ, आशावादी रहते कि हाँ हम लोग पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो मानववादी अभिगम में आशावादी और हकामत यानी हमेशा वो आशा रखते हैं और हकारात्मक थिंक रखते हैं। इसके बाद है सामाजिक अभिगम। तो सामाजिक अभिगम के बारे में हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट है अपने बोधात्मक अभिगम, जिसके बारे में बोल रही थी, जो अपने क्वेश्चन से रिलेटेड है, बोधात्मक अभिगम और सामाजिक अभिगम के बारे में डिटेल में अपने देखते हैं। तो बोधात्मक अभिगम में क्या है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा संवेदन होता है, यानी हमको ज्ञानेंद्रियों द्वारा संवेदन का अनुभव होता है। ज्ञानेंद्रिय संवेदन यानी अपने जानते हैं कि हमारी ज्ञानेंद्रिय क्या है, आँख, कान, मुंह, ये सब हमारे क्या है, ज्ञानेंद्रिय। तो इनके द्वारा जो हमको अनुभव होता है, जैसे हमको समझाया गया है कि नहीं तो विज्ञान में, मनोविज्ञान में क्या गया है कि मनुष्य एक कंप्यूटर की तरह होता है, कंप्यूटर की तरह होता है। जिस तरीके से वो क्या करता है, जैसे कंप्यूटर बातें सुनता है, फिर उसकी तुलना करता है, फिर उसको समझता है, फिर उसका डिसीजन लेता है। इस तरीके से ज्ञानेंद्रिय यानी हमारे आँख, कान, मुंह जो वस्तुएं सुनती हैं तो उसका तुरंत डिसीजन लेती, पहले उसको लेती, सुनती हैं, फिर उसको समझती हैं, फिर तुलना करती हैं पहले की वस्तुओं से और अभी की वस्तुओं से तुलना करती हैं, फिर उसका डिसीजन लेती हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियों का द्वारा उसका अनुभव किया जाता है। जैसे विचार, स्मृति,
समस्या का हल, निर्णय, प्रक्रिया जैसी जटिल परिबलों को समझने का प्रयास करती हैं। जैसे विचार, कोई भी वस्तु को विचारना, जैसे हमारे सामने कोई वस्तु आई तो उसका विचार किया, फिर उसके याद किया कि इसके आगे ऐसी कौन सी समस्या थी, फिर उसकी तुलना करेंगे कि कौन सी तो समस्या ज़्यादा थी, कौन सी कम थी, फिर उसका निर्णय करना, फिर उसकी प्रक्रिया करना, इस तरीके से जटिल प्रक्रियाओं का सॉल्यूशन लाते हैं। इसके बाद आता है सामाजिक सांस्कृतिक अभिगम। सामाजिक सांस्कृतिक अभिगम में है मनुष्य अच्छे और बुरे व्यवहारों का, खराब व्यवहार का वातावरण जिम्मेदार होता है। यानी मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे व्यवहार करता है वो क्या होता है, उसका वातावरण जिम्मेदार होता है। हम ये जानते हैं कि मनुष्य कहाँ रहता है, समाज में रहता है। समाज में रहता है तो उसके आसपास का परिवार और पर्यावरण उसको असर करता है, यानी अगर मनुष्य अच्छी फैमिली में है तो उसको अच्छी बातें असर करती हैं और ख़राब फैमिली में है तो खराब बातें असर करती हैं। तो मनुष्य अच्छे और खराब का वर्तन किस पे जिम्मेदार होता है, वातावरण पे जिम्मेदार होता है। इसके अलावा मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक अभिगम में मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, वातावरण, व्यवहार, पद, समाज, ये सब जगह भी जिम्मेदार होती है। जैसे समाज में रहता है उसका सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, ठीक है, वो किस ओहदे पर है। अगर ऊंचे ओहदे पर होता है तो उसका संस्कार अच्छे होते नहीं तो कुछ जैसे वातावरण में रहता है वो असर करता है। और समाज इन सब के लिए जिम्मेदार है। जिस तरीके से वातावरण होगा उस तरीके का आदमी दिखाई देगा। और इसके बाद मैं आपको आगे का क्वेश्चन देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र में किसी दो को समझाइए। सबसे पहले मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में समझाएंगे। मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र, तो इधर मनोविज्ञान के 6 अध्ययन क्षेत्र हैं। प्रायोगिक और मनोमापन लक्षी मनोविज्ञान, चिकित्सा, असामान्य और सलाह मनोविज्ञान, स्कूल और शैक्षणिक मनोविज्ञान, संगठन लक्षी मनोविज्ञान, जीवन फलक और विकासात्मक मनोविज्ञान। इसमें से मैं आपको स्कूल और शैक्षणिक मनोविज्ञान और सामाजिक और व्यक्तित्व का मनोविज्ञान के विषय में समझाऊंगी। इसके अलावा जो भी अध्ययन क्षेत्र के मनोविज्ञान उनके बारे में शॉर्ट में समझाऊंगी। सबसे पहले अपने लेते हैं प्रायोगिक और मनोमापन लक्षी विज्ञान। तो प्रायोगिक और मनोमापन लक्षी विज्ञान में सबसे पहले अपने प्रायोगिक बना लिया लेते हैं। मनुष्य प्राणी, तो प्रायोगिक विज्ञान में क्या है, अपने आगे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मनुष्य पे जो मनुष्य के व्यवहार या प्राणी के व्यवहार पे जो वर्तन पर जो अध्ययन किया जाता है उसको प्रायोगिक विज्ञान कहते हैं। जिसमें अपने जान चुके हैं कि मनोविज्ञान के पिता कौन है। 1869 में उसका प्रयोगशाला का वो हुआ था। सबसे प्रथम प्रयोगशाला कौन सी थी, 1869 में विलियम हंट ने की थी, ठीक है। इसके बाद अपने लेते हैं मनोमापन लक्षी मनोविज्ञान। पर मनोमापन लक्षी मनोविज्ञान में क्या होता है, इंसान के बुद्धि कसौटी, उसकी अभिरुचि, सिद्धि और पूर्व किसी के विषय में मापन लिया जाता है। जैसे व्यक्ति की बुद्धि कसौटी कैसी है, अभियोग्यता कैसी है उसके बारे में, ठीक है, वो किस विषय में ज़्यादा अभिरुचि रखता है, किस सिद्धि में उसको सिद्धि मिलती है, ठीक है, उसके पहले के पूर्वग्रह क्या हैं। जैसे अभी वो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता है तो उससे पहले उसके पूर्वग्रह कैसे थे, इन सब के बारे में जानकारी मनोमापन लक्षी में इस विषय में जानकारी में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है चिकित्सा, असामान्य और सलाह मनोविज्ञान। तो चिकित्सा, असामान्य और सलाह मनोविज्ञान में सबसे पहले अपने लेते हैं चिकित्सा। तो चिकित्सा में मनोविकृत व्यक्ति होता है। मनोविकृत विकृति वो किस विकृति से गुजर रहा है, ठीक है, उसका हल किस तरीके से निकालना, उसके कारण, ये सब जानने का चिकित्सा मनोमापन लक्षण में होता है। उसके बाद है असामान्य। असामान्य में व्यक्ति के मानसिक रोग, यानी व्यक्ति को किस तरह का मानसिक रोग है, उसका प्रकार कौन सा है, उसके लक्षण कौन से हैं और उसको किस तरीके से सॉल्यूशन ला सकते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है सलाहलक्षी मनोविज्ञान। सलाहलक्षी मनोविज्ञान में मनुष्य के सामान्य समस्या का हल लाया जाता है। वो किस तरह की समस्या है उसको किस तरीके से हल कर सकते हैं, इन सब बातों का समावेश होता है। इसके बाद है स्कूल और शैक्षणिक मनोविज्ञान, जिसके बारे में आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगी। उसके बाद है संगठन लक्षी मनोविज्ञान। संगठन लक्षी मनोविज्ञान कहाँ देखा जाता है, जहाँ संगठन होता है। जैसे कोई भी कंपनी का जूथ, ग्रुप, ठीक है, तो अपने उसमें एग्जाम्पल लेते हैं कर्मचारी, कोई भी कर्मचारी जैसे कंपनी में जो काम करते हैं उनको कर्मचारी बोलते हैं। तो कर्मचारी में कैसे होता है, उनकी पसंद, उनकी क्या पसंद है क्या नापसंद है, उनका प्रोत्साहन, उनको किस तरीके से अपने काम दे तो वो आगे करें, प्रोत्साहन बढ़े, किस काम में उनको संतोष प्राप्त होगा, उनको किस काम पर थकान होती है, किस काम पर हम उसको प्रमोशन दे सकते हैं, इन सब जानकारी का अध्ययन किया जाता है। किसमें, संगठन लक्षी मनोविज्ञान के अध्ययन में इन सब जानकारी का अध्ययन
किया जाता है। कर्मचारी की पसंद, प्रोत्साहन, संतोष, थकान और प्रमोशन। इसके बाद है समाजलक्षी और व्यक्तिलक्षी मनोविज्ञान। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी, यानी आगे के टॉपिक में बताऊंगी। उसके बाद है जीवन फलक और विकासात्मक मनोविज्ञान। जीवन फलक और विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या है, व्यक्ति के जन्म से पहले से लेके मृत्यु तक का जो भी अध्ययन किया जाता है वो जीवन फलक में होता है। यानी व्यक्ति जन्म लेता है उससे लेके जब तक वो मरता नहीं तब तक के जो भी अध्ययन होते हैं वो जीवन फलक में होते हैं। जो धीरे धीरे व्यक्ति का विकास होता जाता है वैसे वैसे उसका अध्ययन किया जाता है। जिसमें विकासात्मक अभिगम में क्या होता है, गर्भावस्था में जो अध्ययन किया जाता है, बाल्यावस्था में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में, इस तरीके से 4 भागों में इसको बांटा गया। गर्भावस्था में यानी व्यक्ति जब गर्भ में होता है तब वो किसी विकृति से वो गुजर तो नहीं रहा है। बाल्यावस्था में और युवावस्था में इन सब पर अध्ययन किया जाता है। सबसे ज़्यादा महत्व वृद्धावस्था में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय व्यक्ति अकेला होता है, वो किस मनोविकृति से गुजर रहा है। जैसे व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी अनुभव होता है वो, जैसे गर्भावस्था में अगर वो विकृति से गुजरता है तो उसका अध्ययन किया जाता है। बाल्यावस्था में जिस विकृति से गुजरता है उसका अध्ययन किया जाता है। युवावस्था में जिस विकृति से गुजरता है उसका नहीं। सबसे महत्व का है वृद्धावस्था, क्योंकि वृद्धावस्था में क्या होता है, व्यक्ति अकेला पड़ जाता है तब वो ज़्यादा मनोविकृति से गुजरता है। तो इस तरीके से ये 4 अवस्था का विकासात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम लेते हैं स्कूल और शैक्षणिक अभिगम, जो आपसे रिलेटेड है। ठीक है, स्कूल और शैक्षणिक अभिगम में क्या होता है, विद्यार्थी काफ़ी समस्याओं से गुजरता है। उसको समझ में नहीं आना, देर से समझ में आना, इन सब समस्याओं का गुजरता है तो इसका अध्ययन किया जाता है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन लाना। अक्षमता के कारण, अक्षमता के कारण बच्चे बहुत मेहनत करते हुए नापास होता है, नहीं तो उसके कम मार्क्स आते हैं। तो इन सब कारणों को जाकर उसका सॉल्यूशन लाया जाता है। इसके बाद है शैक्षणिक मनोविज्ञान। शैक्षणिक मनोविज्ञान में शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकों की समस्या का सॉल्यूशन लाया जाता है। यानी शिक्षक को क्या समस्या है, विद्यार्थियों को क्या समस्या है, इन सब अभिभावक यानी वालियों को क्या समस्या है, इन सभी समस्याओं का क्या किया जाता है, प्रकार जाने जाते हैं, कारण जाने जाते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन लाया जाता है। स्कूल का वातावरण विद्यार्थियों के अनुकूल हो इस तरीके से व्यवहार किया जाता है। यानी बच्चे जब स्कूल में आते हैं, ठीक है, तो उनको किस तरीके से संस्कार देना, किस तरीके से पढ़ाना, वो किसी भी समस्या से ना गुजरे, इन सब बातों का ध्यान रखकर विद्यार्थी को उस तरीके का अनुकूल वातावरण दिया जाता है जो स्कूल और शैक्षणिक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम लेते हैं समाजलक्षी और व्यक्तित्व का मनोविज्ञान। समाजलक्षी और व्यक्तित्व का मनोविज्ञान, इसमें समाजलक्षी मनोविज्ञान में क्या आता है, परिवार, संगठन समूह, स्कूल, भीड़, लोकमत, मनोव्यवहार, पूर्वग्रह, फैशन, प्रचार, इन सब बातों का समावेश होता है। समाजलक्षी और चिकित्सा का मनोविज्ञान, तो उसमें परिवार, तो वो किस परिवार से जुड़ा हुआ है, उसके आसपास का समूह कैसा है, स्कूल का वातावरण कैसा है, ठीक है, लोकमत, लोगों का मत, ये सब देखने को मिलते हैं। पूर्वग्रह, किस वस्तु में उसका पूर्वग्रह कैसा है, ठीक है, पहले के ग्रह कैसे हैं, इन सब बातों का समावेश होता है। फैशन, प्रचार, जो टीवी में वो देखता है वो सब। फैशन प्रचार के लिए अभी के नेता, क्रिकेटर और राजनेताओं का सपोर्ट लिया जाता है। उसी तरीके से उसको अनुवंश और विकास यानी स्वास्थ्य में क्या मिला है और उसका विकास किस तरीका होता है, इन सब का समाजलक्षी मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। एक ही समाज का वातावरण होने पर भी व्यक्ति अलग अलग देखने को मिलता है। यानी हम देखते हैं स्कूल में तरह तरह के लोग आते हैं, एक ही वातावरण है स्कूल का, पर तो भी व्यक्ति कैसे देखने को मिलते हैं, अलग अलग देखने को मिलते हैं, उनका व्यवहार अलग अलग देखने को मिलता है। तो वो किस में होता है, व्यक्तित्व मनोविज्ञान के अध्ययन में अध्ययन किया जाता है। अस्तु।